नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 14 सममिति से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को कैसे हल करें यह हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। सबसे पहले हम जान लें कि सममिति होती क्या है। सममिति यानी सिमेट्री। जैसे मान लिया जाए कि कोई सी भी आपके पास में वस्तु है और उस वस्तु को बराबर बराबर भागों में बांटी जाए, तो जो एक भाग होता है वह भाग, जैसे ये वस्तु है आपके पास में है ना, इस प्रकार से, और इसे बीच में से हम यदि दो भागों में बांटें तो ये वाला जो भाग है इस भाग को इसके ऊपर रखें तो यह भाग इस भाग को पूर्णतः ढक लें। ठीक है ना, पूर्णतः ढक लें तो क्या होगा कि दूसरा एक दूसरे का वो सममित होगा। और ये जो रेखा होती है जिसके द्वारा हम इसे बराबर दो भागों में बांटते हैं यह कहलाता है सममित अक्ष। ठीक है ना। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जो तितली होती है, यदि तितली को हम बीच में से दो भागों में बांटें तो दोनों भाग एक जैसे होंगे, और जब एक भाग को दूसरे भाग को रखा जाता है तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, संपाती करते हैं यानी ढक लेते हैं। ठीक है, वो कहलाता है सममिति। तो इस प्रकार से ये सममिति हो गया है। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या है उसको हम जान लेते हैं। प्रश्न पहला है, अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाले कुछ उदाहरण दीजिए। अब देखिए, उदाहरण आपके सामने है कि किताब है। आपने देखा कि यदि किताब को हम बीच में से दो भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेता है, यानी प्रत्येक भाग एक दूसरे का क्या होता है, संपाती होता है। तो ये हो गया सममिति। इसी प्रकार से कंबल है, कंबल को हम बीच में से फोल्ड करते हैं, है ना, तो दोनों उसके भाग होते हैं एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, तो ये कहलाते हैं सममिति। इसी प्रकार से रुमाल होता है ना। हम जानते हैं कि रुमाल जो होता है वो इस प्रकार से चौकोर होता है, और जब इसे बीच में से इसे फोल्ड किया जाता है ना, तो ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से को पूर्णतः ढक लेगा। तो ये क्या हो गया, सममिति, है ना। ये जो होता है क्या कहलाता है, सममिति कहलाता है, सिमेट्री कहलाता है। इसी प्रकार से पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों को बीच में से हम जब मोड़ते हैं और एक दूसरे भाग को ढकने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों भाग एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो पेड़ की पत्तियाँ भी हो गई, सममिति दर्शाती है। फूल है, इसको भी अनुप्रस्थ रूप से हम जो काट लेते हैं, अनुप्रस्थ काट कर लेते हैं, तो वे भी सममिति का उदाहरण है। इसी प्रकार से जैसे दरवाज़ा है ना, यदि दरवाजे में दो फलक हैं, दो फाटक हैं, तो दोनों फाटक को क्या करती है, एक दूसरे की सममित होती है। या एक विधि है और बीच में से उसे यदि दो भागों में बांटा जाता है तो वह भी सममित होती है। तो ये सममिति के उदाहरण हो गए। अब अगला प्रश्न है, समबहुभुज सममित आकृतियाँ होती है, तो बताइए प्रत्येक समबहुभुज में कितनी सममित रेखाएं होती है। तो देखिए, जब समबहुभुज सममित आकृतियाँ होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जितनी भुजाएं होती है ना, जितनी इसकी भुजाएं होती है तो उतनी ही सममित रेखाएं भी होती है। इसका हल होगा, प्रत्येक समबहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती है जितनी उसकी क्या है, भुजाएं हैं। समबहुभुज मतलब इसकी बराबर भुजाएं होती है। जैसे मान लिया जाए कि आपका ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो एक सममित ये हो जाएगी, है ना, एक सममित रेखा ऐसी हो जाएगी और एक सममित रेखा इस प्रकार से हो जाएगी। तो तीन भुजाएं हैं
तो इसमें 3 सममित रेखाएं हो जाएगी। यदि 4 भुजाएं हैं, यानी जैसे वर्ग है, तो वर्ग में भी क्या होगा, 4 जो है सममित रेखा जाएगी। एक पहले इस प्रकार से जाती है, फिर दूसरी इस प्रकार से, तीसरी ऐसे और चौथी ऐसे है, ठीक है ना। तो ये कहलाती है सममित रेखाएं। तो समझा ना कि प्रत्येक समबहुभुज की उतनी ही सममित रेखाएं होती है जितनी कि उसके भुजाएं होती है। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको दिया गया है कि आप निम्नलिखित आकृतियों की सममित रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। पहला आपको दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दोनों भुजाएं समान होती हैं। तो इसमें जो सममित रेखा है उसका नाम होता है माध्यिका, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज यानी इस प्रकार से होता है, जिसकी दोनों भुजाएं होती है बराबर, और ये जो आपका होगा सममित रेखा कहलाती हैं, है ना। तीसरा हम कहते हैं माध्यिका, ठीक है। ये अन्य नाम है, माध्यिका है। अगला है कि एक वृत्त है और वृत्त की जो सममित रेखा है उसे हम बोलते हैं वृत्त का व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, है ना। अब जानते हैं कि वृत्त जो एक कैसा होता है, इस प्रकार का ये वृत्त होता है ना। और इसे जब बराबर 2 भागों में बांटते हैं तो सबसे जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। तो ये इसका नाम क्या हो गया? व्यास हो गया है, और इसे ही हम सममित रेखा भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के अनुदिश परावर्तन समिति यानी दर्पण परावर्तन से संबित समिति है, उसका वो दर्शाना है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला जो अक्षर हैं वे हैं H, I, O और X। इसमें क्या है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही के अनुदिश से परावर्तन समिति है, यानी इसको दोनों भागों में हम बराबर बांट सकते हैं। जैसे देखिए H को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और H को जो है ये ऊर्ध्वाधर भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। कक्षा 7 की जो 8th ग्रेड पुस्तिका के अन्य विषय हैं जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत, उन 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं के भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे, जिसमें सभी विषयों के सभी पाठों के वीडियो उपलब्ध हैं। उन्हें आप देखें, सीखें और वार्षिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। तो कर लेते हम प्रश्न क्रमांक 5। यदि किसी आकृति की 2 या अधिक सममित रेखाएं हों तो क्या यह आवश्यक है कि उसमें क्रम 1 से अधिक की घूर्णन समिति होगी? तो जी हाँ, होगी। यदि किसी आकृति में 2 या 2 से अधिक रेखिक समिति हैं तो उस आकृति में क्रम 1 से अधिक घूर्णन समिति होगी, है ना। अब क्रम 1 से अधिक घूर्णन समिति मतलब होता है, देखिए पूरा जो है चक्र होता है वो कितना होता है ना, 360 डिग्री का, है ना। एक पूरा जो पूर्णतः घूर्णन होता है वह 360 डिग्री होता है। और जब कोई आकृति है ना, और उसका जो समिति है ना, समिति रेखी समिति है, तो उसको जब घूर्णन करते हैं तो अपनी पुरानी अवस्था में जहाँ पर है वो उस अवस्था से अपनी पुरानी अवस्था में कितने चक्कर में आ जाती है वही उसका क्रम कहलाता है। जैसे प्रश्न क्रमांक 6, किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसे कौन से अन्य कोण के लिए भी हो सकता है? जिस प्रकार से जो आकृति को 60 डिग्री कोण पर घुमाते हैं और उसकी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती है, तो ऐसे और कोण हो सकते हैं 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री। यानी इस आकृति के लिए ये कोण मतलब जो है हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित आकृतियों में
दर्पण रेखा, है ना, दर्पण रेखा यानी सममित रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है ना, ये आपको दी गई है, ये दर्पण रेखा कहलाती है, इसे हम कहते हैं बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। तो बिंदुकित रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए, ठीक है ना। आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं, इस प्रकार से दर्पण रख सकते हैं यहाँ पर, है ना, और फिर प्रतिबिंब के लिए दर्पण में देख सकते हैं, साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम भी लिखिए। तो देखिए इस आकृति को हमने दर्पण में देखते हैं तो ऐसी ऐसी आकृति हमको इस प्रकार से दिखाई देती है, अब देख सकते हैं, है ना। ये आकृति जो है दर्पण में देखने पर इस प्रकार की आकृति आपको दिखाई देगी। तो ये जो मतलब आकृति है ना, ये अब कैसी हो गई है, आप देख रहे हैं कि यह आकृति जो है एक वर्ग बन गई है, इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। ये आकृति है, इसे दर्पण में देखने पर इस प्रकार आकृति बनती है, और जो आकृति बन रही है इसका नाम है त्रिभुज, इसका नाम क्या हो जाएगा, त्रिभुज इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाली आकृति है, दर्पण में देखने पर इस प्रकार आकृति आपको दिखाई देती है, इसमें देख रहे हैं 4 भुजाएं हैं, तो ये आपको कहलाएगा चतुर्भुज, क्या कहलाएगा, ये चतुर्भुज कहलाएगा। और ये वाली आकृति है, इसको दर्पण देखने पर इस प्रकार से जो है आपको दिखाई दे रही है, यहाँ दिख रही है ना, तो ये इस आकृति का नाम हो जाएगा वृत्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृत्त। इसी प्रकार से दर्पण में हम देखेंगे तो ये आकृति इस प्रकार से ये आपको दिखाई दे रही है ना, ऐसे इस प्रकार की, है ना। तो ये बन जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी देखिए कितनी भुजा हो गई, 1 2 3 4 और ये 5, यानी ये जो आकृति बन जाएगी इसे हम बोलेंगे पंचभुज, क्या बोलेंगे, इसको पंचभुज बोलते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब ये आकृति है तो इसको हम देखेंगे इस प्रकार से, फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये आकृति आपकी बन जाती है 1 2 3 4, है ना, ये आपकी हो जाएगी अष्टभुज आकृति हो जाएगी, 4 इधर है और 4 इधर है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, आपकी अष्टभुज आकृति बन जाएगी। चलिए अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। निम्न आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाओं की पहचान कीजिए। तो ये आकृतियाँ यहाँ पर दी गई थी, तो देखिए हमने क्या करा है कि इसमें कितनी सममित रेखाएं हो सकती है उसको हमने यहाँ पर दर्शाया है। आप समझ गए होंगे, सममित यानी ऐसी रेखा जिसके दोनों तरफ के जो हिस्से बनते हैं, है ना, यानी किसी भी हम आकृति को बराबर बराबर दोनों में बांटते हैं, है ना, तो जिस रेखा के द्वारा बांटते हैं वह कहलाता है सममित रेखा या सममित अक्ष कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हो गया, देखिए, तो ये वाला हिस्सा इस हिस्से के ऊपर संपाती हो जाता है। दूसरा सममित अक्ष है या सममित रेखा है ये, और तीसरी ये, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी 2 सममित रेखाएं हैं, एक ये हो गई है और एक ये हो गई है, ठीक है ना। और इसी प्रकार आगे चलते हैं इसी प्रकार से, तो एक सममित रेखा एक, इसमें एक दूसरी यहाँ आ जाएगी और तीसरी ये यहाँ हो जाएगी, ठीक है ना। तो नीचे आपको ऐसी आकृति बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। अदरवाइज इस प्रश्न का उद्देश्य ये है कि इस जो आकृति आपको दी गई हैं इन आकृतियों में सममित रेखा कहाँ कहाँ बनती है और किस प्रकार से बनती है। तो हम देख सकते हैं इसमें भी 2 सममित जो रेखाएं यहाँ पर बन रही हैं, यहाँ पर भी ये 2 बन रही है ना, ठीक है। कितनी बन रही है, 2, तीसरी हम यहाँ बना सकते हैं 3 और चौथी यहाँ भी बन सकती है, यानी इसमें भी 4 सममित रेखाएं बन सकती है। इसमें एक ही बनेगी ऊपर से नीचे, क्योंकि यदि नीचे हम बनाते हैं तो ये वाला भाग इस भाग के समान नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें सममित रेखा केवल एक बनेगी, ये ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। चलिए इसमें हम देखते हैं तो एक ये बन गई, एक 2, ये 3 और ये 4, इसमें 4 सममित रेखाएं बन सकती है। इसमें देखिए कितनी बनेगी, ये 1, ठीक है ना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इसमें 6 सममित रेखाएं बन सकेगी। तो ये एक ऐसी आकृति है जिसमें केवल एक ही सममित रेखा बन रही है, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 9 आता है।
प्रश्न क्रमांक 9 में प्रत्येक आकृति के घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। ये देखिए यहाँ पर आ गया आपका घूर्णन सममिति क्रम। तो हमें यही देखना है कि जैसे ये आकृति दी गई है ना, तो इसकी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए है ना कितनी बार ये घूर्णन करेगा। ये कि कितना घूर्णन करने के बाद में कौन से क्रम में वापस इसी अवस्था में आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम ये पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला, इसको 180 डिग्री कोण पर हम घुमाते हैं, है ना, कितने घुमाएंगे, 180 घुमाएंगे तो ये इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है, ये ऐसा। अब दूसरी बार इसको घुमाएंगे तो यहाँ से ऐसा आएगा वापस, तो ये कहलाएगा क्रम 2, यानी इसमें क्रम 2 की घूर्णन सममिति है। कितने की है, क्रम 2 की घूर्णन सममिति इसमें है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। तो ये दूसरी आकृति हमारे पास में है, आप देख रहे हैं बी वाली, ठीक है ना, ये वाली आकृति देख रहे हैं आप। इसमें भी क्रम 2 की घूर्णन सममिति है कि इसको 2 बार घुमाएंगे तो यह वापस पुरानी अवस्था में आ जाएगा। एक बार घुमाएंगे तो क्या होगा कि ये घूम करके यहाँ आ जाएगा और दूसरी बार में वापस यहाँ आ जाएगा, यानी इसकी घूर्णन सममिति भी क्रम 2 की है। किस क्रम की है, 2 की है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है त्रिभुज, और त्रिभुज में ये आकृति आपको दी गई है कि वापस यहीं तक आने के लिए इसकी जो क्रम 3 की घूर्णन सममिति होगी कि इसको यहाँ से घुमाएंगे तो एक बार में यहाँ आ जाएगा, दूसरी बार में यहाँ, और तीसरी बार में वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है, आप देख रहे हैं कि इसमें 4 जो है पंखुड़ियाँ दी गई हैं, है ना, कितनी दी गई है, 4 दी गई हैं। तो इसको पहली बार घुमाएंगे तो एक यहाँ आ जाएगी, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार में यहाँ, और चौथी बार में वापस यहाँ आ जाएगी, यानी इसमें क्रम 4 की घूर्णन सममिति होगी। कितनी होगी, 4 की। तो प्रश्न क्रमांक 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिया है, एक तालिका दी गई है और इसमें रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, और नीचे आपको ये स्थान दिया गया है। तो आप चाहें इस तालिका को नीचे बना लें, और बनाने के बाद में फिर इस प्रकार से आप जो है क्या करें, इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दें। तो हमने इसी में यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति की हुई है। तो देखिए जो आकार है ना, और घूर्णन का केंद्र इसमें बताना है कि जो आकृति इस तरह दी गई है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समषड्भुज, वृत्त और अर्धवृत्त, इस प्रकार की जो है आकृतियाँ आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो अलग अलग बिंदुओं पर हमें देखना है कि इनमें कौन सी विशेषता पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पहला आपको दिया है घूर्णन का केंद्र, वर्ग में होता है, जी हाँ होता है, आयत में होता है, जी हाँ होता है, समचतुर्भुज में भी घूर्णन केंद्र होता है, समबाहु में इसमें भी होता है, समषड्भुज में वो भी होता है, वृत्त में भी होता है, और अर्धवृत्त में भी होता है, यानी घूर्णन का केंद्र सब में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब अगली चीज क्या आ गई है, घूर्णन सममिति का क्रम है। घूर्णन सममिति का क्रम, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, है ना, तो इसका जो घूर्णन सममिति क्रम है वे 4 हो जाएगा, क्यों, चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत में घूर्णन सममिति का क्रम 2 होगा, कि 2 बार में वापस पुरानी अवस्था में वो आ सकती है। जैसे ये आयत में क्या होता है कि लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। तो अब इसको जो घुमाते हैं पहली बार में तो इस प्रकार से हो जाएगी, है ना, और फिर घुमाएंगे दूसरी बार में तो वापस इसी अवस्था में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर घूर्णन सममिति क्रम हो गया है 2। इसी प्रकार से समचतुर्भुज, है ना, अब समचतुर्भुज में घूर्णन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा, इसमें भी 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। समबाहु त्रिभुज में 3, समषट्भुज में 6, वृत्त में असीमित। कितनी बार इसको हम जो है क्रम कर सकते हैं, यानी असीमित इसका जो है घूर्णन सममिति का क्रम होगा, और अर्धवृत्त में 1 होगा, तो एक ही बार में वापस जो है उस कंडीशन में आ जाता है। अब बात करते हैं घूर्णन का कोण। तो देखिए घूर्णन सममिति का जो क्रम है ना, घूर्णन सममिति का जो क्रम है उसका ये भाग लगा देंगे तो यहाँ घूर्णन का कोण आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण पे घूमेगा, तो 4 बार घूमता है।
आयत 180 है तो 2 बार, है ना, इसका क्रम 2 होगा, तो 2 होगा तो घूर्णन कोण बनेगा 180 डिग्री, है ना। सम चतुर्भुज जो होता है इसका भी घूर्णन सममिति का क्रम होगा, कितना होगा, 2 होता है, तो घूर्णन का कोण बनेगा 180 डिग्री। और इसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति क्रम है कितना, 3 क्रम है, तो यहाँ पर कोण बनेगा 120 डिग्री का। समषट्भुज में घूर्णन सममिति क्रम है 6, तो इसका कोण बन जाएगा 60 डिग्री का। और वृत्त में असममित जो होता है क्रम होता है, इसलिए प्रत्येक कोण उसका बनेगा घूर्णन कोण, यानी हर कोण में वो बन सकता है। और अर्धवृत्त जो है इसका घूर्णन क्रम 1 होगा, तो क्या होगा, 1 होगा, तो इसके घूर्णन का कोण बनता है 360 डिग्री। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।